Good morning, dear students. Welcome back to your online psychology class. And today we will discuss the last topic of this chapter, memory. Okay, and the topic is mnemonics using organization. Organization refers to imposing certain order on the material you want to remember. Mnemonics of this kind are helpful because of the framework you create, while organization makes the retrieval task fairly easy. अभी हमने mnemonics की बात की थी. जो नेमोनिक्स है वो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन होती है उसका ऑर्गेनाइज तरीके से क्या करता है, हमारे माइंड में फीड करने में हमारी हेल्प करता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं अपने माइंड में, तो वहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपकी जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके माइंड में पड़ी हुई है, एक आप न्यू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अपने माइंड के लिए, तो वो भी जा रही है वहाँ पे. तो अगर आपकी जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है और आपकी जो करंट इन्फॉर्मेशन है, उन दोनों के बीच में अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो वो जो आपकी मेमोरी होगी वो बेटा ज़्यादा स्टेबल होगी. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो मnemonics हैं वो क्या करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, और उसकी वजह से जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ चली जाती है. ओके, अब किस तरह से होना चाहिए, कुछ टेक्निक्स हैं आपकी, लाइक चंकिंग है. While describing the feature of short-term memory, we noted how chunking can increase the capacity of short-term memory. ये चंकिंग वर्ड आपने बेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपने स्टडी किया था, आपको पता चल गया होगा. तो चंकिंग क्या होता है कि जब हम छोटे छोटे पार्ट में किसी भी इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर देते हैं. लाइक आपको एक 10 डिजिट का फ़ोन नंबर लर्न करना है, ठीक है, उसको मेमोराइज करना है, तो आप क्या करोगे, जो 10 नंबर की डिजिट आपको उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, और ईच पार्ट में आप क्या करोगे, 2 डिजिट हो जाएंगी, तो आपकी 5 हो जाएंगी. तो उसके बेस पर क्या होगा, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. ठीक है, और आप अगर उसी फ़ोन नंबर को पूरा का पूरा एक साथ ही याद करने की कोशिश करोगे तो वो आप भूल भी सकते हो, लेकिन आप चंकिंग करके उसको लर्न कर रहे हो, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आप इजीली लर्न कर लोगे. ओके, तो कोई भी लार्ज फाइल है, कोई भी लार्ज चीज़ है, इंफॉर्मेशन, तो आप उसको क्या करोगे, चंकिंग करोगे, और चंकिंग के बेस पर आप उसको लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में रख सकते हो. चंकिंग सेवरल स्मॉलर यूनिट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज चंक्स. जो चंकिंग प्रोसेस उसमें क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स बना ली जाती हैं और उनको कंबाइन करके क्या बना दिया जाता है, एक लार्ज चंक्स बना देता है, एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का पार्ट क्रिएट कर दिया था. फॉर क्रिएटिव चंक्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कवर सम ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स विच कैन लिंक स्मॉलर यूनिट्स. लेकिन जब हम चंकिंग कर रहे होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की, तो वहाँ पर क्या ज़रूरी है बेटा, कि जितनी भी यूनिट्स, जो स्मॉल यूनिट्स हमने चंकिंग करके बनाई हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बीच में हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया और हम चंकिंग करे जा रहे हैं. तो अगर आप इस तरह से चंकिंग करोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करोगे, तो जो आपकी ये जो मेमोरी की प्रोसेस है वो फेल हो जाएगी. ओके, रिट्रीवल आपका हो नहीं पाएगा. Therefore, apart from being a control mechanism to increase the capacity of short-term memory, chunking can be used to improve memory as well. और आप अगर जो है ये चंकिंग के बेस पर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिवाइज करते हो, लर्न करते हो, तो वो क्या करता है, आपकी जो ये जो कैपेसिटी है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, उसको इंक्रीज़ कर देता है. ओके, The second is first letter technique. In order to employ the first letter technique, you need to pick up the first letter of each word you want to remember and arrange them to form another word or a sentence. For example, colors of a rainbow are remembered in this way: vigor, that stands for violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ये जो आपकी फर्स्ट लेटर टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी, जिसको हम लर्न करना चाह रहे हैं, मेमोराइज करना चाह रहे हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमने वहाँ से उठा लिया, ठीक है, और उसका फॉर्मेशन क्या कर दिया, एक नया वर्ड बना दिया, एक नया सेंटेंस बना दिया हमने, ठीक है, और उसके बेस पर हमने क्या करा, वो जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो हमने लर्न कर ली. जैसे अब इन्होंने क्या दिया यहाँ पर, ये जो सारे कलर्स हैं, अब इन कलर्स को हमें लर्न करना है,
ठीक है, वॉयलेट हो गया, इंडिगो, तो उन्होंने वी का वी ले लिया यहाँ पर, इंडिगो का आई ले लिया यहाँ पर, ब्लू का बी ले लिया और उसका विग्योर एक नया वर्ड जनरेट कर दिया। और इसके बेस पर हमें सारे वर्ड, जब हम विग्योर वर्ड बोलेंगे तो हमें एकदम से सारे जितने भी कलर्स हैं ये वो अपने आप से ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, और जब हम उनको रिकॉल करना चाहेंगे वो ईज़िली हम रिकॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट लेटर टेक्निक। Mnemonics strategy for memory enhancements are too simplistic and perhaps underestimate complexities of memory tasks and difficulties people experience while memorizing. In place of mnemonics, a more comprehensive approach to memory improvement has been suggested by many psychologists. In such an approach, emphasis is laid on applying knowledge about memory processing to the task of memory improvement. देखिए, ये जो mnemonics स्ट्रेटजीज़ है ठीक है, हेल्पफुल है, लेकिन जो हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिटेल्ड होती हैं, तो वहाँ पे जो डिटेल्ड हमारी इंफॉर्मेशन है उनके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजीज़ दी हैं जिनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो उसी में सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे इन्होंने ये दिया है, इंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग। If you want to memorize any information well, engage in deep level processing. Craig and Lockhart have demonstrated that process and information in terms of meaning that they convey leads to better memory as compared to attending to their surface features. अब क्या है, यहाँ पर डीप लेवल प्रोसेसिंग की बात हो रही है, और ये बात किसने की है, किसने प्रपोज किया है इस चीज़ को, इसको प्रपोज किया है आपके क्रैक एंड लोकार्ट ने। तो इसमें क्या करना है कि हमें जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज़ करने की हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, डीप लेवल पर होना चाहिए। एलैबोरेटिव, हर एक चीज़ का जो मीनिंग है एलैबोरेटिव वे में हमें लेना है अपने माइंड में। सिर्फ सरफेस पे से नॉलेज है वो गेन नहीं करनी है कि कोई भी हमने ऊपर से कोई भी नॉलेज गेन कर ली उसके बेस पर हम ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाए, नहीं। क्रैक और लोकार्ट का ये कहना है कि जब हम किसी भी चीज़ को बहुत डीपली समझते हैं तो वो चीज़ गहराई तक हमारे माइंड में चली जाती है और वो लाइफ टाइम हमारे माइंड से कभी भी फॉरगेटिंग की प्रोसेस में नहीं आ पाती। वो हमेशा क्या रहती है, हमें मेमोराइज रहती है। कभी भी हम चाहें कि उसको रिकॉल कर ले, कॉन्शियस लेवल पर ले आए, तो थोड़ा टाइम तो ले लेगी लेकिन वो आ जाएगी आपके कॉन्शियस लेवल पर रिकॉल करने में। Deep processing would involve asking as many questions related to the information as possible, considering its meaning and examining its relationship to the facts you already know. अब जो डीप प्रोसेसिंग है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे किस चीज़ से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी आप पूछ सकते हो किसी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन से, आप जितने क्वेश्चंस आप पुटअप कर सकते हो। तो जब आप पुटअप करोगे वो क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पूछते जाओगे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, तो क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है वो चीज़ें ग्रैस्प करती चली जाएगी, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें आपके माइंड में घर करती चली जाएंगी। ओके, द नेक्स्ट इज मिनिमाइज इंटरफेरेंस। Interference, as we have read, is a major cause of forgetting and therefore you should try to avoid it as much as possible. अभी हमने पहले जब एक स्टडी की थी, स्टडी किस रिलेटेड थी, आपकी इंटरफेरेंस से रिलेटेड थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो आपकी फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से होती है, आपकी इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस क्या था कि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो न्यू इन्फॉर्मेशन को ग्रेस्प करने में वहाँ पर प्रॉब्लम जनरेट करेगी, इंटरफियर करेगी वहाँ पर, ठीक है। या फिर जो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन है और जो वो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है, उसको रिकॉल करने के टाइम पर क्या करेगी, वहाँ पर इंटरफियरेंस करेगी। तो उसकी वजह से भी आपकी जो फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम है वो जनरेट होती है। तो यहाँ पर ये कहना है कि आप अगर उस इंटरफियरेंस को मिनिमाइज़ करेंगे तो आपकी जो मेमोरी है वो शार्पन होगी और वो इंक्रीज़ भी होगी, ठीक है।
you know that maximum interference is caused when the similar material are learned in sequence. जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो इंटरफेरेंस कब होते हैं कि जब हम सिमिलर मटेरियल को सीक्वेंस में एक साथ ही लर्न करना शुरू कर देते हैं. सपोज़ कि आपके 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपने लिए, उसमें कुछ चीज़ें मैच करती हैं. तो जब आप वहाँ पर बिना गैप दिए हुए उन 2 सिमिलर सब्जेक्ट्स को एक साथ लर्न करेंगे, आपने 6 से 7 का टाइम एक सब्जेक्ट के लिए दिया, 7 से 8 दूसरे सब्जेक्ट का दिया, तो वहाँ पे जो इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है. तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है, उन दोनों के बीच में क्या करना है, एक गैप क्रिएट करना है. ओके अगर वो गैप हम क्रिएट कर देते हैं उस प्रीवियस नॉलेज और आपकी जो करंट नॉलेज है उसके बीच में एक गैप अगर आपने बना दिया, तो जो आपका इंटरफेरेंस है उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है. और इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, इंस्टीड पिक अप सम अदर सब्जेक्ट्स अनरिलेटेड टू द प्रीवियस वन. और हमें ऐसा सब्जेक्ट उठाना चाहिए वहाँ पर पढ़ने के लिए जो आपका जो प्रीवियस सब्जेक्ट से उससे अनरिलेटेड हो, उससे उसका कोई रिलेशन ना हो. इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, डिस्ट्रीब्यूट और लर्निंग प्रैक्टिस. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो लर्निंग प्रैक्टिस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए. यानी कि ऐसा टाइम टेबल आपको बना देना चाहिए जहाँ पर जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो करंट नॉलेज के साथ क्या हो, क्लैश ना करे. ओके दिस मीन्स गिविंग योर सेल्फ इंटरमिटेंट रेस्ट पीरियड्स वाइल स्टडिंग टू मिनिमाइज इंटरफीरेंस. यहाँ पर क्या करना है कि आपको कुछ रेस्ट पीरियड आपको देने हैं. एक जो पहला सब्जेक्ट है उसके और जो नया सब्जेक्ट है जिसको आप ले रहे हो दोनों इंटर रिलेटेड है, तो उन सब्जेक्ट्स के बीच में थोड़ा सा गैप दे देना चाहिए आपको. ओके अगर ऐसा हम करते हैं तो आप मिनिमाइज़ कर सकते हो जो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी रिकॉल में प्रॉब्लम आती है. ओके द नेक्स्ट इज गिव योर सेल्फ एनफ रिट्रीवल क्यूज़. इसमें क्या है कि जो रिट्रीवल क्यूज़ की बात अभी हमने पहले की थी, रिट्रीवल क्यूज़ क्या थे, कुछ हिंट आपको अपने आप को ज़्यादा देने हैं. हिंट के बेस पर अगर हम किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं तो रिवाइज जब हम करते हैं उसको रिकॉल करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती. वाइल यू लर्न समथिंग थिंक ऑफ रिट्रीवल क्यूज़ इनहेरेंट इन योर स्टडी मटेरियल. इन्होंने यही बात की है कि जब हम रिट्रीवल क्यूज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो क्या होता है, वो हम जब रिकॉल करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है. आइडेंटिफाई दैम एंड लिंक पार्ट्स ऑफ द स्टडी मटेरियल टू देयर क्यूज़. और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, लिंक करने के लिए जो हमारा स्टडी मटेरियल उसके साथ कुछ हिंट हमें जोड़ देने चाहिए कि जिससे जब हम रिकॉल करना चाहें तो वो ईजिली रिकॉल हो जाए. Cues will be easier to remember compared to the entire content, and the links you have created between cues and the content will facilitate the retrieval process. अब जो cues हैं वो क्या करेंगे कि अगर हम बिना किसी क्यूज़ के अब हम कोई भी कंटेंट जो है मेमोराइज़ करते हैं तो जब हम रिकॉल करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है. लेकिन अगर हमारे पास एक हिंट होता है, उस हिंट के बेस पर क्या होता है कि हम बहुत जल्दी रिकॉल कर लेते हैं. ऐसे चीज़ों को कनेक्ट कर दिया आपस में किसी न किसी चीज़ के साथ, तो उससे क्या होगा कि जब आप रिकॉल करोगे, जैसे ही आपके सामने वो क्यूज़ आते हैं तो आपको जो पूरा एंटायर आपका कंटेंट था वो ईजिली ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा, आपके कॉन्शियस लेवल पर आ जाएगा. ओके अब यहाँ आपके थॉमस एंड रॉबिन्सन हैं, 2 साइकोलॉजिस्ट. इन्होंने क्या किया है, दे हैव डेवलप्ड अनदर स्ट्रेटजी टू हेल्प स्टूडेंट्स इन रिमेंबरिंग मोर विच दे कॉल्ड द मेथड ऑफ PQRST. इन्होंने एक PQRST मेथड दिया. अब ये PQRST क्या है, इसमें जो P है स्टैंड फॉर प्रीव्यू, और Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रीड, S फॉर सेल्फ रेसिटेशन एंड T फॉर टेस्ट. अब क्या है इसको समझते हैं. देखिए, प्रीव्यू रेफर्स टू गिविंग अ कर्सरी लुक एट द चैप्टर. अब इसमें क्या हो कि आप एक कर्सरी लुक दे दें, एक बार उसको जो पूरा जो चैप्टर है उसको देख लें, ठीक है. एंड फिर उसके बाद क्या है, एंड फैमिलाइजिंग वन सेल्फ विद इट्स कंटेंट. आप फैमिलाइज हो जाएंगे, उसका जो कंटेंट है वो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या है, क्या क्या दे रखा हुआ है. उसके बाद क्वेश्चन मीन्स रेजिंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग आंसर फ्रॉम द लेसन.
आप क्वेश्चन उठाइए वहाँ से, कितने क्वेश्चंस आप ले सकते हो, कितने क्वेश्चंस आप बना सकते हो उस चैप्टर से रिलेटेड। और उसके बाद क्या करना है, आपको लेसन से उनके आंसर निकालने हैं। ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। लुक फॉर आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। और आपने जो क्वेश्चंस बनाए थे उनके आंसर्स आपको निकालने स्टार्ट करने हैं जो आपने पहले बनाए थे। ओके, आफ्टर रीडिंग ट्राई टू राइट what you have read and at the end test how much you have been able to understand। उसके बाद क्या करना है, उनको पढ़ना है जो कुछ भी आपने लिखा है। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक टेस्ट आपको लास्ट में कंडक्ट करना है जिससे आपको पता चल जाए कि आप कितना समझ पाए हैं उस चीज़ को पढ़ने के बाद। ओके, अभी हमने ये सारी स्ट्रेटजीज़ पढ़ी कि हमने चंकिंग किया या फिर हमने डीप जो प्रोसेस थी वो हमने वहाँ पे यूज़ की, मिनिमाइज़ की इंटरफेरेंस को। लेकिन बेटा यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़, कोई भी बात ओवरनाइट आपकी मेमोरी को इम्प्रूव नहीं कर सकती। ओके, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर मेमोरी यू नीड टू अटेंड टू अ वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स which affect your memory, such as your health status, your interest and motivation, your familiarity with the subject matter and so on। हमें बहुत सारे फैक्टर्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। लाइक आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है। सपोज़ कि आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, आप एनीमिक हैं, तो वहाँ पर आप कंसंट्रेट कैसे कर पाओगे भाई। हमारा जो हेल्थ है वो भी तो मैटर करती है। कंसंट्रेट कैसे कर पाएंगे अगर हम एनीमिक हैं, हमें बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर हम ये कहें कि आप ये सारी चीज़ें करिए, चंकिंग करिए या फिर आप डीप लेवल प्रोसेस पर जाइए, तो बेटा वो कैसे करेंगे। तो जब बहुत सारी चीज़ें हमें मिनिमाइज़ करनी है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हेल्थ स्टेटस भी देखना है। अगर हम हेल्दी हैं तो वी कैन फोकस और स्टडी। और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी होना चाहिए। कि आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, मोटिवेशन नहीं है आपका, कोई पीछे कोई मोटिव ही नहीं है आपकी लाइफ का, आप अननेसेसरी बस पढ़ रहे हैं, क्लासेस आप जंप कर रहे हैं, तो उसका कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रेटजी वहाँ पर आपकी काम नहीं करेगी। आप कितनी भी स्ट्रेटजीज़ आप कॉपी कर लीजिए मेमोरी को शार्प करने की, वो वर्क नहीं करेंगी। क्योंकि जब तक हमारे पास एक मोटिव नहीं होगा अपने वर्क को करने का, और जिस भी काम को हम कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वहाँ पर मेमोरी आपकी शार्प नहीं हो सकती। ओके, सो टुडे वी हैव completed our memory chapter and we will discuss the new chapter in another class. Okay.